Hello students, in science class we are going to start chapter 16 air. In this chapter we will read about composition of air, air and life and air pollution. And इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं composition of air के बारे में. Look at this picture. बच्चों ये पिक्चर आपको देखो और देखकर आपको बताना है कि एयर हमारे क्या क्या यूज होती है. What are the uses of air? Yes, first air is important for breathing purpose. See this boy and this girl. Then air is important for photosynthesis, for making their food. Air is important to sail the boats. Air is important for the formation of clouds, birds to fly, etc. Okay. The air is present inside our body as well as around us. एयर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और साथ ही हमारे चारों तरफ भी प्रेजेंट है. वी कैन नॉट सी एयर. एयर को हम नहीं देख सकते हैं लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं. जब भी आप हवा चलती है तो हमको फील हो जाता है. तो एयर को आप देख नहीं सकते लेकिन एयर के बिना हम सरवाइव भी नहीं कर सकते हैं. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट और अ लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर विच सराउंडेड द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट. मतलब एटमॉस्फेयर एक लेयर है एयर की जो कि अर्थ के चारों ओर प्रेजेंट है लाइक अ ब्लैंकेट की तरह. कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. अब एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं. ये मिक्सचर है गैसेस का. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, स्मोक, वाटर वेपर, डस्ट एटसेट्रा. इसका जो कंपोजिशन है वो है नाइट्रोजन इज प्रेजेंट 78%. तो जिसका इसका जो परसेंटेज है नाइट्रोजन का वो टोटल एयर का 78% होता है. देन ऑक्सीजन 21%. देन अदर गैसेस 1%. और अदर गैसेस में जो आता है कंपोजिशन वो है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड. Other gases like helium, neon, argon, etc. Smoke, water vapor, dust particles, etc. Components और constituents of air. अब एयर के कंपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं. नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस. मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है 78%. ओके, सो इट इज मोस्ट अबंडेंट गैस जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ. बट इट इज कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है एंड अडोरलेस. इसका कोई कलर नहीं होता, ना इसका टेस्ट होता है, ना ही ये इसमें कोई स्मेल होती, अडोर भी नहीं होती. इट फॉर्म्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी बॉडी मेनली बिल्डअप होती है प्रोटीन से. तो प्रोटीन का मेन जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो नाइट्रोजन होता है. मतलब नाइट्रोजन से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. सो इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ. तो प्लांट के लिए भी बहुत जरूरी है ये कि प्लांट से ही हम लोग फूड गेन करते हैं. प्लांट्स कांट डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर. तो ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है. तो इसको लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि प्लांट्स डायरेक्टली इसको एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते. तो फिर प्लांट्स कैसे ले सकते हैं? यानी जैसे हम ऑक्सीजन को ब्रीदिंग में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स डायरेक्टली ले सकते हैं एटमॉस्फेयर से, उसी तरह नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं एज ए गैसियस फॉर्म में. तो फिर इसको फिर प्लांट्स किस फॉर्म में ले सकते हैं? सो सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल. तो सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज और फंगी होते हैं जो कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को
कन्वर्ट कर देता है इनटू कंपाउंड फॉर्म में, यानी डिसॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनको कि दैट कैन बी टेकन अप एंड यूज्ड बाय प्लांट्स, जिसको कि सॉइल में किस फॉर्म में रहता है, कंपाउंड फॉर्म में और डिसॉल्व फॉर्म में। तो वाटर के साथ डिसॉल्व होके ये कंपाउंड्स रूट्स के थ्रू प्लांट्स में पहुंच जाते हैं, एंड एनिमल्स ऑब्टेन इट फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। तो एनिमल्स जो कि प्लांट्स का अपना से फूड लेते हैं, उनको ये मिल जाता है नाइट्रोजन, एंड जो दूसरे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट को खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं, यानी हर्बीवोर्स को खाते हैं, कार्निवोर्स, उनकी बॉडी में भी ये प्रोटीन पहुंच जाता है। ओके, तो प्रोटीन हमको प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। तो प्लांट में ये किस फॉर्म से जाता है, डिसॉल्व फॉर्म में। इसको डायरेक्ट प्लांट्स नहीं ले सकते एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस। All living beings such as plants, fish, animals, birds, insects and human beings breathe in oxygen. जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। देन जब हमने इसको ब्रीदिंग की फॉर्म में ले लिया, दिस ऑक्सीजन यूज टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। तो ये जो ऑक्सीजन जिसको हमने ब्रीद किया है, इसको फूड से एनर्जी को गेन करने के लिए, जब ये फूड ब्रेक डाउन होता है तो उससे एनर्जी फॉर्म होती है। तो जो जितने भी एनिमल्स हैं वो इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन द फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग। साथ ही ऑक्सीजन की एक और क्वालिटी है कि ये बर्निंग में हेल्प करती है। Then it is replenished by plants by the process of photosynthesis. Then ये इसको जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो यूज करते हैं एज ए रेस्पिरेशन। प्लांट्स भी इसको रेस्पिरेशन की फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन ये रिप्लेनिश्ड होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप जानते हो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं, एंड इस प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन टेकन आउट होती है, बाहर निकलती है, और ये एटमॉस्फेयर में जाके रिप्लेनिश होती रहती है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। देन हियर इज एन एक्टिविटी, यू नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। बर्निंग के लिए बहुत जरूरी है, और ये जो भी बर्निंग प्रोसेस होते हैं वो ऑक्सीजन की हेल्प से प्रेजेंस में कंप्लीट होते हैं। ओके, सो बर्निंग कैंडल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने क्या किया, इस कैंडल को एक बड़े पॉट में रख दिया, एक प्लेट में रख दिया, देन उसमें वाटर फिल कर दिया, और साथ ही एक ग्लास टम्बलर से इसको हम कवर करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो कैंडल पहले ग्लास टम्बलर रखने से पहले जो जल रही थी, वो ग्लास टम्बलर रखने के बाद में बहुत थोड़ी देर जलती है और बंद हो जाती है, क्योंकि जो ग्लास टम्बलर में जो एयर प्रेजेंट है उसमें जितने अमाउंट में ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन को इस कैंडल ने यूज किया। देन आफ्टर दैट इट इज ब्लोन आउट, ये बुझ गई। ओके, देन अब साथ ही हम ये देखेंगे जो वाटर है हमने भरा हुआ है इस प्लेट में, ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, यानी जितना वाटर पहले था उससे ज्यादा वाटर ऊपर आ जाता है। क्यों आया ये वाटर ऊपर? बिकॉज जो इसमें एयर है उसमें ऑक्सीजन की जो कमी हुई है, उस ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए वाटर ऊपर आएगा। और अब जो एयर प्रेजेंट है, यानी जो इस ग्लास टम्बलर में जो एयर अभी प्रेजेंट है, उसमें मेनली नाइट्रोजन एंड CO2 प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन खत्म हो गई, क्योंकि दिस इज एयर ना। तो एयर में अभी मोस्टली अमाउंट में क्या है, नाइट्रोजन है, बिकॉज ऑक्सीजन इज यूज्ड अप फॉर बर्निंग प्रोसेस। ओके, कंपोजिशन ऑफ एयर, इसमें हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की। 1% ऑफ अदर गैसेस में CO2 मेनली फॉर्म में होती है। देन इसका जो रेशियो है वो 0.03%, एंड CO2 ऑल्सो डिनोटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड डिनोटेड बाय CO2। देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस।
ओके हम आप जानते हैं ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं, देन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. सो इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस, ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस. तो बर्निंग प्रोसेस में भी ये जो बर्निंग के आफ्टर द बर्निंग ऑक्सीजन जब यूज हो जाती है उसके बाद में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. बिकॉज हम जानते हैं कि जो भी चीज जिनको हम जला सकते हैं यानी जो फ्यूल होता है, जो भी चीज जलती है और जलने पर काली हो जाती है, दिस इज कार्बन. ओके एंड कार्बन एज ए फ्यूल, जो भी चीज मैंने कहा ना जो भी चीज जलती है बट इट इज फ्यूल. ओके देन इस फ्यूल कार्बन को जिसको हम डिनोट करते हैं C से, एंड यू नो दैट बर्निंग प्रोसेस ऑलवेज होता है अकर इन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. देन C कार्बन ऑक्सीजन को यूज करके बनाएगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. ओके तो बर्निंग प्रोसेस में हमेशा कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, which is used by plants in the process of photosynthesis, and this carbon dioxide used by plants in the process of photosynthesis, and it is also used as fire extinguisher. फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग को बुझाने में भी काम आता है, बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट इन बर्निंग. ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है. तो एक यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक सिंपल फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए हमने इस टाइप का एक बड़ा बोल ले लिया. इस बोल में हम बेकिंग सोडा हमने फिल किया. ओके देन इसमें 3 अलग अलग साइज की कैंडल को हमने इसमें एडजस्ट किया. ओके बेकिंग सोडा में उसको एडजस्ट कर दिया. सबसे बड़ी वाली कैंडल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस टाइप से. ओके देन अब हम साइड से इसमें थोड़े थोड़े अमाउंट में विनेगर या एसिटिक एसिड डालेंगे. देन ये जो एसिटिक एसिड है या विनेगर है, ये इस बेकिंग सोडा से रिएक्शन करके एयर बबल्स बनाएगा. और ये जो बबल्स हैं वो बेसिकली CO2 के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हैं. और ये बबल्स धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, यानी CO2 धीरे धीरे ऊपर जाएगी. और ऊपर जाएगी सबसे पहले ये जो कैंडल है फर्स्ट वो ब्लोन आउट हो जाएगी. देन सेकेंड कैंडल जैसे से एयर ऊपर जाएगी और ये जो बर्निंग प्रोसेस है उसको इसका फायर को एक्सटिंग्विश करती जाएगी. ओके देन लास्ट थर्ड नंबर. तो इस तरह से हमारे एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर तैयार हो जाता है. CO2 डज नॉट सपोर्ट बर्निंग प्रोसेस. ओके एज यू नो फायर रिक्वायर ऑक्सीजन टू कंटिन्यू बर्निंग. आप जानते हो कि फायर को ऑक्सीजन चाहिए बर्निंग के लिए. सो टू कंट्रोल और एक्सटिंग्विश फायर्स our needs to cut off the supply of oxygen. तो फायर एक्सटिंग्विशर का जो मेन प्रिंसिपल है वो इस पे है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दें, बंद कर दें. दिस इज द प्रिंसिपल यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर. तो ऑक्सीजन की सप्लाई को हम कैसे बंद कर सकते हैं कि हमने क्या किया कि CO2 को एज ए फायर एक्सटिंग्विशर उस पे डाला फायर पे. तो ये जो CO2 है वो चारों तरफ से इसको कवर कर लेगी फायर को, और ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करेगी जिसमें कि ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाती है. ऑक्सीजन को स्पेस नहीं मिल पाता है अंदर आने का, जिससे क्या होगा क्योंकि ऑक्सीजन का कांटेक्ट कट हो गया इससे, तो ये जो फायर है वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे बुझ जाएगी. देन डस्ट एंड स्मोक. नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डस्ट एंड स्मोक. इन अ डार्क रूम, जब आप अंधेरे रूम में टॉर्च की लाइट को जलाते हो तो उस बीम में आपने कई बार डस्ट के पार्टिकल देखे होंगे जो फ्लाइंग करते हैं इन द एयर. सो स्विच ऑन ए टॉर्च लाइट इन द डार्क रूम एंड ऑब्जर्व द बीम ऑफ लाइट. तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हो. अंधेरे कमरे में आपने टॉर्च को जलाया, देन उसकी बीम को आपको ऑब्जर्व करना है कि वो आपको कैसा दिखती है. तो आपको उसमें डस्ट के पार्टिकल्स एयर में फ्लाई तैरते हुए दिखेंगे. देयर इज अ लार्ज स्केल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डस्ट एंड स्मोक ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. तो मेनली डस्ट एंड ह्यूमन स्मोक का जो
सबसे ज्यादा बढ़ने का रीजन है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू। जो पोल्यूशन आप देखते हो तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। डस्ट एंड स्मोक आर रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स। सो जो मेनली व्हीकल्स हम यूज करते हैं उनसे डस्ट एंड स्मोक होता है। फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें भी डस्ट आती है। बर्निंग ऑफ गार्बेज को बर्न करते हैं। यूजिंग फायरवुड फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए जो आग जलाते हैं। इन सारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं इनसे डस्ट एंड स्मोक डे टू डे इंक्रीज होता जा रहा है अपने एटमॉस्फेयर में। द प्रेजेंस ऑफ ए लॉट ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर इज द कॉज ऑफ मैनी रेस्पिरेटरी डिजीज। तो डस्ट एंड स्मोक की वजह से जो कि एयर में डे बाय डे बढ़ रहे हैं वो बहुत सारी रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिजीजेस हो रही हैं एंड एलर्जीज इन ह्यूमन बींग्स, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डस्ट एंड स्मोक आर प्रेजेंट इन हायर अमाउंट्स इन द सिटीज देन इन विलेजेस। तो ये भी एक फैक्ट है कि डस्ट और स्मोक का जो परसेंटेज है वो सिटीज में बहुत ज्यादा अमाउंट में है बजाय कि विलेजेस में कम होता है, क्योंकि वहां पे फैक्ट्रीज और जो दूसरे व्हीकल्स वगैरह वो कम चलते हैं एंड सिटीज में ये ज्यादा होता है। ओके, वाटर वेपर। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑफ ए प्लेस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि एयर में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अब इन दोनों रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, एटमॉस्फेयर में वेपर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, इसलिए आप देखते हो कि आपके कपड़े भी देर से सूखते हैं। जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तुम्हारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं और जो भी चीज हम बाहर रखते हैं वो उसमें सीलन जैसी आ जाती है। जैसे आपने बिस्किट रखे तो वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जो भी चीज पेपर वगैरह भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। द एयर मे बी ड्यू टू इवेपरेशन फ्रॉम वाटर सोर्सेज और ड्यू टू ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स। इट कीप द एयर कूल एंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। तो ये जो ह्यूमिडिटी है, ये जो वाटर वेपर है, ये कहाँ से आती है एटमॉस्फेयर में? सो ये जो वाटर वेपर है ये आती है ड्यू टू इवेपरेशन। कंटिन्यूअसली इवेपरेशन होता जाता है, वाटर बॉयल होता है और वाटर गर्म होकर वेपर्स में कन्वर्ट होता है और ये प्रोसेस चलता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। हम चाहे खाना बनाते हैं या अपने कपड़े सुखाए हैं, आपने देखा होगा जैसे हम फर्श पर कुछ गिर जाता है पानी या फिर पोछा लगाते हैं, थोड़ी देर बाद अपने आप सूख जाता है। तो ये क्यों सूख गया? क्योंकि वाटर कंटिन्यूअसली इवेपोरेट होता रहता है। ऐसे ही जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर के सोर्सेज हैं, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, उनसे भी कंटिन्यूअसली वाटर का इवेपोरेशन होता रहता है। एंड एक और रीजन है वो है ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू यानी जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकालते रहते हैं। वाटर वेपर की वजह से ही जो एयर है हमको कूल, ठंडी लगती है। बारिश के सीजन में आपने देखा होगा थोड़ी सी बारिश होती है तो ठंड बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसमें वाटर वेपर का प्रेजेंस बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमको एयर कूल यानी ठंडी लगती है और दिस इज द पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। एंड इसी वजह से कंटिन्यूअसली इवेपोरेशन की वजह से यानी वाटर वेपर की वजह से ही रेन फॉर्मेशन होता है। ओके, वाटर साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नॉट कांस्टेंट इन ऑल प्लेसेस। यानी जो वाटर वेपर है उसका परसेंटेज वो हर जगह पर एक जैसा नहीं होता। कोस्टल रीजन्स में आपने देखा होगा जो सी के पास में जो एरियाज होते हैं, कोस्टल रीजन्स हैव अ हाई अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। वहाँ वाटर वेपर बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। मुंबई, अहमदाबाद वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ वाटर वेपर ज्यादा अमाउंट में होता है ड्यू टू इवेपोरेशन फ्रॉम द सी, क्योंकि वो इवेपोरेशन ज्यादा होता है सी के पास में। इनलैंड रीजन्स हैव अ हाई अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो जो लैंड रीजन्स होते हैं उनमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है ड्यूरिंग ओनली रेनी सीजन्स। विंटर सीजन और समर सीजन में वाटर वेपर का परसेंटेज बहुत कम होता है।
Are you feeling hot due to lack of air? Now put your ceiling fan on. You can feel the presence of air. You must have sensed the nice cold breeze in a fine morning. This is also due to movement of air. This moving air is called wind. We can know the direction of wind with the help of wind vanes. Air is colorless and enables us to see everything through it as it is. It has no smell and taste. Air occupies space. To understand this, take a pitcher and dip straight into the water. See, no water enters into the pitcher. Now tilt the pitcher slightly. See, the air bubbles are coming out of the pitcher and water starts entering into it. So you can see that the pitcher is not empty. Air that was present in the pitcher is coming out. This shows that air occupies space. Inflate an air pillow. What do you see? It grows in size. This shows that air occupies space and has no definite shape. Air has weight as well. Put the air-filled ball on one side of a balance and a similar empty and squeezed ball on the other side. You can see the pan with squeezed ball goes up, indicating that it is lighter than the air-filled one. Now take 2 empty test tubes and place a balloon over the mouth of each bottle. Put one test tube in a pan of hot water and the other one in a pan with ice. Observe carefully. The balloon on the test tube in hot water begins to inflate. This is because the hot water heats the air inside test tube and the ice cools the air in the other. When air gets warm, it expands and rises, which inflates the balloon. On the other hand, cool air contracts, causing the other balloon to shrink. This shows that air exerts pressure. Take a cylinder fitted with piston. Press the piston inward. You can compress inside the cylinder, so air can be compressed. Tick the incorrect statement. What is air made up of? Air contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and other rare gases. You can see from this table that nitrogen has the largest share, then oxygen, then some rare gases, and finally carbon dioxide has the least. Water vapor, smoke, and dust are present in very less amount. Do you see that air is a mixture of different gases? When you take out a water bottle from the freeze, some water droplets appear on the outer surface of the bottle. Where do the water droplets come from? Is water leaking through the bottle? No, it's not the case. Water vapor present in the air turns back into liquid when it touches the cold outer surface of the bottle. This proves air contains water vapor. Now take lime water in a test tube. With a syringe, blow some air through this solution. You can see that lime water turns milky. This indicates the presence of carbon dioxide in air. Put your torchlight on while walking through a dark place. You will see tiny shining particles moving in the beam of torchlight. These are the dust particles present in air. All these activities bring us to conclusion that air is a mixture of gases and dust particles. Now, revise and recall. True, false. The earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. Yes, it is true. True. Nitrogen is the most abundant gas present in the atmosphere. Also right. Carbon dioxide is required for burning. No. Carbon dioxide does not support burning. Carbon dioxide is used by plant during photosynthesis. Yes.
The amount of dust and smoke present in the air of a place is called atmospheric humidity. No. Water vapor. And the answer is water vapor. So, first of all, you will revise and recall and do all the exercises in the book yourself. Okay. That's all for today. Thank you, students.